हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हम जो है राजीव प्रकाशन क्लास 10th की जो मैथ की बुक है उसको कवर करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। और उसमें जो हमारा पहला ही चैप्टर है वो हमारा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है चैप्टर जो है उसको पढ़ने से पहले आपको जो इसकी आधारभूत जानकारी, इसका जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। जब बेसिक पता हो जाएगा जब ही हम प्रश्नावली पर जा पाएंगे, ताकि प्रश्नावली हमें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो हमें सबसे पहले बेसिक पढ़ना होगा। बेसिक के बाद हम आएंगे प्रश्नावली पर। तो आज की क्लास जो है हमारा इसका इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी इस चैप्टर का परिचय है, यानी कि परिचय। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है आज का? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या। तो आपने प्राकृतिक संख्या छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या आती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, वो है कि गिनती करने वाली, क्या गिनती गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने वाली संख्याओं को को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जो गिनती हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। ले आएगा एक, फिर आता है दो, फिर आता है तीन, फिर आता है चार, फिर आता है पांच। इस तरीके से गिनती चलती जाती है और ये गिनती कभी खत्म नहीं होगी। और कहाँ तक जाती है? अनंत, है ना। तो गिनती तो खत्म नहीं होती। देखो, इंसान खत्म हो जाएगा एक बार को, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन गिनती कभी खत्म नहीं होने वाली। और गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। तो प्राकृत संख्या है तो क्या हो जाएंगी? गिनती करने वाली संख्या। सिंपल सी बात है। यहाँ बोल सकते हो कि एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत। ठीक है? तो ये हमारी प्राकृत संख्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो उनको भी देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा इसमें देखेंगे कि सबसे बात करें कि सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बात करें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कितनी है? एक है। कितनी है? एक है। और कोई आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी, क्या पूछ ले कि बड़ी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो वो क्या हो जाएगी? तो क्या आप सबसे बड़ी बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, क्योंकि तो अनंत तक जा रहे हैं। अनंत पर क्या बता कौन सी संख्या है? नहीं बता सकते ना। तो क्या बोलेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। सिंपल सी बात। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट मेरा क्या है? जो अगला पॉइंट है कि सम प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे बोलूं कि सम, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, है ना। तो सबसे छोटी की बात करते हैं। तो सबसे छोटी सम सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या। तो सिंपल सी बात है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक है। तो एक क्या है? एक सम नहीं है, विषम है। और दूसरी नंबर पे आती है दो, और दो तुम्हारी क्या है? सम है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा उसका? दो, है ना। सम कौन सी होती है? जो दो से भाग हो। सिंपल सी बात है। तो ये हो गए हमारे तीन पॉइंट्स। अब अगले पॉइंट की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इन जो पॉइंट हैं प्राकृत संख्याओं के, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, और सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी, ठीक है। और सबसे छोटी विषम बताओगे तो वो एक हो जाएगी, ठीक है। इतना अब आपको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो हमने ये प्राकृत संख्या के बारे में देख लिया। अब आपसे कोई कुछ ही पूछ ले, आई होप आसानी से बता दो। तो चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की क्या बात है, देखो। तो पूर्ण संख्या जो है, जब 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 शून्य को जब शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया जाए, जब शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में
प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। तो जब शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया जाए, तो जैसा कि मैंने एक वर्ड यूज किया है इसमें परिभाषा में कि प्राकृतिक संख्या, है ना। तो प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरीके से अनंत तक जाती है। और मैंने बोला है कि जब शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया जाए। अब इनमें मैं जीरो को और शामिल कर दूं तो अब ये जो कहलाएंगी मेरी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या है। या आप बोल सकते हो कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या कहलाती है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो ये तो रही इनकी बात, है ना, पूर्ण संख्याओं की। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और बतानी थी मुझे। तो एक चीज और बतानी थी प्राकृतिक संख्याओं में, वो क्या है? तो प्राकृतिक संख्या मुझे जो एक चीज बतानी थी कि अगर कोई आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या को दर्शाते किससे हैं, तो उनको बोलना कि कैपिटल एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से, है ना। ऐसे ही पूछिए कि पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो पूर्ण संख्या को जो हम दर्शाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या की अगर मैं बात करूं तो जब जब ऋणात्मक संख्याओं को जब ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। तो समझे मैंने क्या बोला? कि जब ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लिया जाए। और जैसा कि हमने अभी पूर्ण संख्या पढ़ी, तो पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से लेकर अनंत तक। पहले आती जीरो, फिर आएगी एक, फिर आएगी दो, फिर आएगी तीन, इस तरीके से जाएंगे अनंत तक, है ना। और मैंने बोला ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या शामिल कर लो। अब इनमें क्या करोगे आप? इनके साथ के ऋणात्मक संख्या लिख दो, माइनस एक, फिर आएगी माइनस दो, फिर आएगी माइनस तीन, इस तरीके से चलती जाएगी कहाँ तक? माइनस की अनंत तक, है ना। तो मैंने जो है ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में शामिल कर दिया। तो ये कहलाएंगी सारी, क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएंगी? सारी पूर्णांक संख्या। आप यहाँ बोल सकते हो कि माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, तो आई थिंक ये पूर्णांक संख्या क्लियर होंगे। अब आपसे कोई पूछे कि पूर्णांक संख्या जो है इनको दर्शाते कैसे हैं, है ना, इनको दर्शाते कैसे हैं? तो इनको दर्शाते हम किससे? कैपिटल आई। कैपिटल आई से तो दर्शाते हैं, लेकिन एक और किससे दर्शाते हैं? एक और दर्शाते हैं इसको जेड से। किससे दर्शाते हैं हम? जेड से। इनको दो से दर्शाते हैं, आई और जेड, है ना। तो पूर्णांक संख्या को कैसे दर्शाते हैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक और चीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ से एक से लेकर जो अनंत तक की जो पूर्णांक संख्या है, तो मैं इनको बोल सकता हूँ कि धनात्मक। आपको धनात्मक दिख रही है? क्या बोल सकता हूँ? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोल सकता हूँ इनको? धनात्मक पूर्णांक। इसी तरीके से मैं इनको बोल सकता हूँ माइनस की एक से लेकर माइनस के अनंत तक, क्या बोल सकता हूँ? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोल सकता हूँ? ऋणात्मक पूर्णांक। अब आप बोलोगे अरे सर आपने जो है माइनस से माइनस के अनंत तक बोल ले ली और प्लस की एक से प्लस के अनंत तक ले ली, लेकिन आप ये जीरो के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? ये जीरो को क्यों छोड़ रहे हो बीच में? अरे भाई, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या है, जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, आप बोलना वो ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है, ना ही जो उदासीन है, क्या उदासीन, है ना। समझे? तो जीरो जो है ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। तो हमने ये पूर्णांक संख्या देखी, है ना। जब ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या में शामिल कर लो तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमने देख ली। अब आते हैं हम अगले पे।
तो अब आ गए हम सम संख्याओं को। देखो सम संख्या जो हमारी क्या होती है, सिंपल सी परिभाषा, क्या ही परिभाषा लिखते हैं इसकी। तो सम संख्या आपको पता है कि दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, दो से पूर्णतः विभाजित विभाजित होने वाली होने वाली संख्याएं को क्या बोलते हैं, दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, सम संख्या है। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपके सामने लिखता हूँ कुछ संख्या, जैसे कि मैंने एक लिखा, फिर दो लिखा, फिर तीन लिखा, फिर चार लिखा, फिर पांच लिखा, फिर छह लिखा, ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो एक है, क्या एक में दो से भागा जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो ये नहीं होगी। तो क्या दो में दो से भागा जा रहा है, हाँ, दो बजा रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी सम संख्या। यानी कि दो से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, है ना। यानी कि शेष कितना आना चाहिए, जीरो, दो से भाग दो तो ये दो हमारी होगी। अब देखो तीन, क्या तीन में जा रहा है, नहीं जा रहा। चार में जा रहा है, हाँ। क्या पांच में जा रहा है, नहीं जा रहा। छह में जा रहा है, हाँ। इस तरीके से जाता रहेगा। तो हमें कौन कौन सी संख्या मिली, एक दो मिली, चार मिली, छह मिली। इस तरीके से आगे और भी होंगे, आठ भी होगी, दस भी होगी, बारह भी होगी। इस तरीके से ये अनंत तक होंगे, कहाँ तक होंगे, अनंत तक, है ना। तो सम संख्या क्या होगी, दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, सम संख्या। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या कि सबसे बड़ी सम संख्या, क्या आप सबसे बड़ी सम संख्या बता सकते हो, क्यों ये तो अनंत तक जा रही है, तो कैसे बता दोगे, नहीं बता सकते ना। तो इनको क्या बोलोगे, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। तो क्या बोल सकते हो, ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये सारी जो प्लस की ले ली है, क्या माइनस वाली संख्या सम संख्या नहीं होती। बच्चों अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या भी हमारी जो आती है ना, वो भी हमारी सम संख्या है। अब लिखो माइनस दो, तो ये भी हमारी सम संख्या है, माइनस चार ये भी हमारी सम संख्या है, माइनस छह ये भी हमारी सम संख्या है, क्योंकि ये भी दो से पूर्णतः विभाजित हो रही है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि शेष क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो आई थिंक सम संख्या क्लियर होंगी। अब चलते हैं आगे, विषम संख्या। तो सम संख्याओं का अपोजिट विषम संख्या, सम संख्या दो से विभाजित होती है, तो विषम संख्या दो से विभाजित नहीं होंगी। तो इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं, दो से पूर्णतः विभाजित विभाजित ना हो, है ना। तो अभी हमने देखा कि दो से पूर्णतः विभाजित ना होने वाली संख्या कौन कौन सी आ रही थी, एक तो एक आ रही थी, तीन आ रही थी, पांच आ रही थी, है ना। तीन पांच सात आएगी, नौ आएगी, ग्यारह आएगी, इस तरीके से अनंत तक जाती रहेंगी। तो ये क्या है, हमारी विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या है। अब ऐसे आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी, क्या पूछ ले कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, सबसे बड़ी विषम संख्या। अगर कोई आपसे सबसे बड़ी विषम संख्या क्या आप बता सकते हो, नहीं ना। तो ये भी क्या बोलेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। तो विषम संख्या देखी हमने। अब आगे चलते हैं। अब विषम संख्याओं के बाद जो हमारी संख्या आई है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो। तो अभाज्य संख्या अगर मैं परिभाषा लिखूं, तो जिन संख्याओं के दो फैक्टर होते हैं, जिन संख्याओं के, यहाँ सिंपल सी परिभाषा लिखता हूं कि हम्म, जिन जो संख्याएं, सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे कि अभाज्य संख्या है, जो संख्या जो संख्या जो नहीं वे संख्या लिखिए, वे संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं स्वयं वह वह एक के अलावा किसी और संख्या से किसी और संख्या से
विभाजित ना हो, संख्या से विभाजित ना हो। तो अभाज्य संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। या बोल सकते हो कि अथवा में लिखना चाहो तो अथवा, अथवा जिन संख्याओं जिन संख्याओं के सिर्फ दो गुणनखंड हो, सिर्फ दो गुणनखंड हो, है ना। जैसे कि देखो, आपके सामने कुछ संख्या लिखी मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जाती रही, ठीक है, अनंत तक। अब आप देखोगे इसमें कि पहली जो संख्या है 1। अब 1 की अगर मैं बात करूं, जो 1 है ये हमारी 1 से भी भाग हो रही है और खुद से भी भाग हो रही है। अब आप बोलोगे यार सर 1 से खुद से, यानी ये दोनों एक एक है, तो दोनों एक ही, तो एक को दो बार कंसीडर क्यों करना है, एक को दो बार क्यों लेना है? ये तो गलत बात है। एक को एक ही बार लेंगे ना। तो ये भी हमारी क्या है, यानी एक संख्या से भाग हो रही है, तो ये हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब आप बात करें दो की, तो दो की बात करो तो ये एक से भी भाग हो रही है और दो से भी भाग हो रही है, यानी कि स्वयं से भाग हो रही है। तो ये हमारी एक क्या है, अभाज्य संख्या हो जाएगी। और तीन की अगर मैं बात करूं, तो तीन एक से भाग हो रही है और तीन से भाग हो रही है, इन दोनों के अलावा किसी और से तो भाग नहीं हो रही ना, एक से और स्वयं से भाग हो रही है, तो ये भी हमारी एक अभाज्य संख्या। अब चार की अगर आप बात करोगे, चार एक से भी हो रही है, दो से भी हो रही है, चार से भी हो रही है, तो हमारी परिभाषा क्या है? हमारी परिभाषा ये है कि स्वयं से होनी चाहिए और एक, है ना, स्वयं और एक से होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो स्वयं से चार जो है स्वयं से तो हो रही है, और स्वयं से भी हो रही है, एक से भी हो रही है, लेकिन ये दो से और हो रही है, यानी कि तीसरी संख्या से और हो रही है दो से, इसलिए हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अब पांच को देखो, अब पांच एक से हो रही है और ये पांच से हो रही है, एक और पांच के अलावा किसी से नहीं हो रही है ना, यानी कि दो ही संख्या है, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, एक अभाज्य संख्या है। इस तरीके से छह को देखो, छह क्या है, एक से हो रही है, दो से हो रही है, तीन से भी हो रही है, छह से भी हो रही है, ये तो चार चार संख्याओं से हो रही है, तो इसलिए ये भी हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो समझे, अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्या स्वयं से और एक से विभाजित हो, या फिर बोल सकते हो कि जिन दो संख्याओं के सिर्फ दो गुणनखंड हो, है ना। तो हमारी वो संख्या क्या क्या हो जाएंगी, अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखी जाए, तो हमारी सबसे पहले आएगी दो, फिर क्या आएगी, तीन, पांच, सात, है ना। सात के बाद नौ, नौ तो नहीं होगा क्योंकि नौ एक से भी हो रही है, तीन से भी हो रही है, नौ से हो रही है, ग्यारह, है ना, ग्यारह हो जाएगी, तेरह हो जाएगी, इस तरीके से अनंत तक चलती जाएंगे, है ना। कहाँ तक जाएंगे, ये अनंत तक। तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या पूछे कि ये भी तो कोई आपसे पूछ सकता है कि सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी दिख रही है? दो ही दिख रही है, दो दिख रही है ना, तो दो हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी कौन सी दिख रही है आपको? सबसे छोटी दो है, और ये सबसे छोटी होने के साथ साथ ये सम भी है, यानी कि ये दो से ही भाग हो रही है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। समझे? तो आपसे कोई कैसे भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के, तो आई थिंक बता दोगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो, और सम भी पूछे तो दो ही आएगा। और आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, है ना, तो वो कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। तो अगर आप ये भी पूछे कि सबसे छोटी, है ना, और आपसे कोई ये भी पूछे कि सबसे छोटी विषम, है ना, विषम, तो वो बोल सकते हैं आप कितनी है, तीन है, कितनी है, तीन है, ठीक है। तो आई थिंक अभाज्य संख्या आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। तो अब आते हैं भाज्य संख्याओं के बाद किस पे आते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की अगर बात करें, तो अभी हमने एक परिभाषा देखी किसकी, अभाज्य संख्या की। मैंने क्या लिखा था कि अथवा में, अथवा जिन संख्याओं के सिर्फ दो गुणनखंड हो, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अभाज्य संख्या।
तो अभाज्य संख्याओं क्या हो जाएगा कि जिन संख्याओं जिन संख्याओं जिन संख्याओं के दो से अधिक दो से अधिक गुणनखंड हो, है ना, यानी कि दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, है ना, सिंपल सी बात, गुणनखंड हो। तो जैसे कि अभी हमने देखा कौन कौन सी आ रही थी, तो अगर मैं बात करूं, एक आ रही थी, चार आ रही थी। देखो चार, सबसे पहले आप देखो, मैं आपको सारी संख्या लिख के बताता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10 अनंत तक जाती रहेंगी, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसमें देखो, अब आप भाज्य संख्या चाटते हैं, देखो एक जो है, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है। दो की बात करें तो दो के सिर्फ दो ही है, एक और दो। तो ये दो गुणनखंड होती है, तो वो होती है हमारी अभाज्य। ये तो भाज्य है। चार की बात करूं तो ये हमारी क्या है, एक तीन, तो ये हमारी क्या है, अभाज्य। ये क्या है, हमारी अभाज्य। और ये दो भी हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अब चार की बात करी जाए तो चार एक से हो रही है, दो से हो रही है, चार से हो रही है। तो ये यानी कि दो से अधिक संख्याओं से क्या हो रही है, ये भाग हो रही है ना। तो यानी कि इसके दो से अधिक गुणनखंड है। तो हमारी जो संख्या आ गई, हमारी कौन सी आ गई, चार आ गई। तो चार हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य। इसके बाद देखो पांच, पांच सिर्फ एक से हो रही है, पांच से हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, अभाज्य। क्या कहलाएगी, अभाज्य। इसके बाद देखोगे छह, छह के कितने आ रहे हैं, एक से हो रही है, दो से हो रही है, तीन से हो रही है, और ये छह से हो रही है। यानी कि इसके दो के गुणनखंड तो कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार, चार संख्याओं से बात हो रही है। तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, एक भाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। अब मैं बात करूं देखो, तो इसमें तो कौन कौन सी हमारी भाज्य संख्या आ जाएंगी, देखो। हाँ देखो, तो यहाँ पे लिखे हैं हम, तो कौन कौन सी हमारी भाज्य संख्या आ रही है। सबसे पहले आ रही है चार, फिर आएगी छह, फिर आएगी आठ, फिर आएगी कौन सी, आठ के बाद नौ आएगी, है ना, क्योंकि नौ भी तो हो रही है। फिर आएगी दस, फिर आएगी बारह, फिर इस तरीके से बारह के बाद आएगी चौदह, पंद्रह, इस तरीके से ये चलती रहेंगी अनंत तक, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, चार से हो रही है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी बताओ मुझे, क्या बताओ कि सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, कितनी है, चार। कितनी है, चार। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी, तो इसमें भी अनंत तक जा रही है, तो ज्ञात नहीं कर सकते। आई थिंक आपको भाज्य संख्या क्लियर हो गई होंगी, ये भाज्य संख्या है किससे जाती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं सह अभाज्य संख्या। हमने देखी भाज्य संख्या, फिर देखिए हमने भाज्य संख्या देखी थी, उससे पहले अभाज्य देखी, अब देखते हैं सहभाज्य। अब देखो सहभाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो कौन सी होती है। हाँ देखो, अभाज्य संख्या दो संख्याओं दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा ऐसा जोड़ा जिनका जिनका एसटीएफ यानी कि मासा एसटीएफ एक हो। कितना हो, एक हो, अथवा अथवा में ऐसे बोल सकते हो कि अथवा 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 उनका उनका उभयनिष्ठ 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 कितना हो, उभयनिष्ठ एक हो, उनमें कॉमन कितना हो, एक हो, एक के अलावा कोई और संख्या ना हो, है ना। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, दो संख्या लिखी, तो जैसे लिखा मैंने आपके सामने दो और तीन, ये दो संख्या लिखी, दो संख्याओं का जोड़ा लिखा। अब आप देखो इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और इनका एचसीएफ निकालोगे तो भी एक ही आएगा। तो ये संख्या मेरी क्या कहलाएंगी, ये दोनों संख्या क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य। क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या है ना। और भी ले सकते हैं, और भी देखो, मैंने और भी आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि पांच,
और 7। क्या 5 और 7 में कुछ कॉमन है एक के अलावा? नहीं है। और इनका एचसीएफ भी एक है, तो ये भी हमारी क्या है, सहभाज्य। तो ऐसी बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि 13, 15, है ना, और 47, 19, है ना। तो बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो ये हमारी क्या है, सहभाज्य, क्योंकि इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, इनका एचसीएफ कितना आएगा, एक हुआ। ठीक है, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या हो गई। अब आप इसमें एक पॉइंट ले सकते हो, क्या नोट करके पॉइंट ले सकते हो। वो क्या है कि वो पॉइंट है कि दो, क्या है कि दो क्रमागत क्रमागत प्राकृतिक दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमेशा सहभाज्य होती हैं। क्या होती हैं? हमेशा सहभाज्य होती हैं। अब आप बोलो सर आपने ये क्या बता दिया, तो आओ देखो। तो कोई भी दो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, दो को क्रमागत संख्याएं क्या होती है, सहभाज्य होती है। देखो, देखते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, हाँ देखो, मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे 1, 2, ये सारी क्रमागत हैं। 3 के बाद 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये क्या है, ये क्रमागत है ना, क्रमागत है। अब इनमें देखोगे तो क्रमागत संख्या, एक और दो क्या है, क्रमागत है। तो इनको देखो, क्या इनमें कुछ कॉमन है एक के अलावा? नहीं है। तो ये भी हमारे क्या है, एक और दो सभाज्य हो जाएंगे। अब इसके बाद देखोगे कि इसके बाद दो के बाद क्या आएगी, दो के बाद तीन आएगा। तो ये दो और तीन भी क्रमागत है। तो इनमें भी क्या है, एक के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये भी दो और तीन में सभाज्य हो जाएंगे। इसी प्रकार हम देखें इसको, तीन और चार को, किसको, तीन और चार। तो तीन और चार में देखोगे तो क्या एक के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसी प्रकार कौन सी, चार पांच देखो, चार और पांच में एक के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्रमागत कोई भी दो संख्या हो तो वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सहभाज्य संख्याएं किसे। तो अब चलते हैं आगे। अब आते हैं हम किस पे, परमेय संख्याओं पर, है ना। तो परमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूं, किसकी, परमेय संख्याओं की ना, तो लिखेंगे सिंपल सी परिभाषा है ना, कि जिन संख्याओं को p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है उनको क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। और परमेय संख्याओं में जो और q p और q क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या। और q जो होता है, q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होता है। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना। क्या ध्यान रखना है, ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिन संख्याओं को p बट्टे q रूप में लिखा जा सकता है, कि p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि 2/3 लिखा, ये क्या है, p बट्टे q रूप में लिखी हुई है। तो आप देखोगे q भी जीरो नहीं है, जो नीचे मेरा ये क्या है, मेरा ये p, और ये क्या है मेरा q। p कितना है, 2, q कितना है, 3। तो आप देखो q की जगह कितना आ रहा है, 3, जीरो नहीं आ रहा ना। तो हमारी क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। और 2 और 3, p कितना है, 2, q कितना है, 3। तो 2 और 3 क्या हमारे पूर्णांक भी है, पूर्णांक के अंदर आते हैं कि नहीं होता, तो पूर्णांक भी है। तो तीनों कंडीशन हमारी क्या है, संतुष्ट है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, परमेय संख्या। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5/7, है ना, क्यों जीरो नहीं, तो ये भी क्या है, हमारी एक परमेय संख्या। और एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल लिया मैंने कि -2/9, है ना। अब आप बोलोगे सर ये माइनस वाली, हाँ बच्चों, कि पूर्णांक में तो माइनस वाली संख्या आती है ना। पूर्णांक संख्या तो जब भी बनती है जिनमें ऋणात्मक संख्या होती है। तो ये ऋणात्मक संख्या है, तो पूर्णांक तो है ना, और क्यू बराबर जीरो भी नहीं है, क्यू बराबर भी जीरो नहीं है, तो ये हमारी क्या है, पूर्व में संख्या कहलाएगी। सिंपल सी बात है। अब आते हैं
और मैंने आपके सामने लिखा है 3। बताओ क्या 3 परिमेय संख्या है? अरे आप बोलोगे सर 3 परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी? ये तो हमारी पीवटी के रूप में लिखी ही नहीं है। अरे बच्चों, मेरे नादान बच्चों, देखो यहाँ पे। तो क्या मैं 3 जो है इसको ऐसे नहीं लिख सकता? अगर मैं इसके नीचे 1 से भाग दे दूं 3 को, अगर मैं 3 को 1 से भाग दे दूं, क्या 3 की तबीयत पर कोई फर्क पड़ेगा? 3 की तबीयत पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। रहेगी तो 3 ही रहेगी ना। रहने वाली तो 3 ही है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग दो तो वो रहती तो वही संख्या है ना। तो 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ। तो अब आप बोलोगे, तो यहाँ पे हो गया P मेरा 3 हो गया और Q कितना हो गया 1। अब Q बराबर भी 0 नहीं है और P भी है, Q भी है और 3 और एक पूर्णांक भी है। तो इसका मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो सिंपल सी बात है ना। तो ये क्या कहलाएगी? 3 हमारी एक परिमेय संख्या है ना। इसी प्रकार -5 लिखा मैंने, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि 1 लगा दो तो परिमेय संख्या बन जाएगी, पिवटी के रूप में आ गई। अब आपके सामने मैंने लिखा कि बच्चों मुझे बताओ, क्या जीरो जीरो परिमेय संख्या है? क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं जीरो के नीचे 1 लगा दूं तो क्या जीरो पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो में आप किसी भी संख्या से भाग दे लो तो आना तो वो जीरो ही है। तो ये भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझे? तो आप चाहो तो जीरो के नीचे क्या ला सकते हो? जीरो के नीचे 2 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आना तो वो जीरो ही है। तो पीवटे क्यू रूप में लिख दिया। ये क्या है? मेरा पी। और ये मेरा क्या है? क्यू। क्यू तो जीरो नहीं है ना। पी बेशक जीरो हो जाए, इसमें तो ये तो नहीं बोला कि पी जीरो नहीं होना चाहिए, बस बोला कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू जीरो नहीं हो रहा, लेकिन पी जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू जीरो नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा। आपके सामने लिखा मैंने पाई। पाई रहने दो। मैंने लिखा आपके सामने 22/7। ये पाई का मान होता है 22/7। लेकिन आप बोलोगे अरे सर पाई तो अपर में होते हैं। अरे नहीं बच्चों, ये 22/7 है, ये तो एग्जैक्ट मान है ना। 22/7 लिखा है, पिवटी के रूप में लिखा है, तो हमारी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर मैं पाई लिख देता तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? अपर में, है ना। तो समझे? तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि परिमेय संख्याओं को दर्शाते कैसे हैं, है ना। आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है कि परिमेय संख्याओं को दर्शाते कैसे हैं। तो दर्शाने की जब बात आती है तो परिमेय संख्याओं को हम दर्शाते किससे? क्यू से। किससे दर्शाते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू से, है ना। ठीक है। अब आपको उसमें एक नोट करके लिखना है। नोट क्या नोट करके लिखना है? अनरूढ़ में अनरूढ़ पूर्ण वर्ग संख्या, अनरूढ़ पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ना, बराबर में क्या कहलाएगी? परमेय संख्या। क्या होगी वो? परमेय संख्या ही कहलाएगी। जैसे आओ देखो, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा अनुरूढ़ में एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 4। 4 किसी का वर्ग है ना, किसका है? 2 का। तो अनुरूढ़ 4 लिखा, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 2। और 2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 2 में 1 से भाग देने में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो 2/1, तो मैंने इसको p/1 के रूप में लिख दिया। इसलिए हमारा जो अनुरूढ़ 2 है, अनुरूढ़ तो क्या एक परमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी, समझे। तो अनुरूढ़ के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि अनुरूढ़ में 16, अनुरूढ़ में 25, अनुरूढ़ में 9। तो ये सारी क्या है? सारी क्या हमारी परमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि ये 16 4 बन जाएगा, 4/1 लिखोगे। इस तरीके से सारी जो है अनुरूढ़ के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या हमारी परमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं अगली चीज कि परमेय संख्या क्या होती है। तो चलो अगला देखते हैं। अब आते हैं हम भिन्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भिन्न। तो भिन्न की बात कर रहे हैं, तो भिन्न क्या है? देखो आओ, तो भिन्न भी कुछ नहीं है। तो जो भिन्न होता है वो भी क्या है कि p/q के रूप में लिखा होता है। भिन्न भी जो है p/q के रूप में लिखा होता है। और इसमें भी सेम वही कंडीशन अप्लाई होती है ना। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है p, इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं इसमें? अंश। और इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हर। जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? हर। तो भिन्न क्या है? जो अंश बटे क्यू हर के रूप में लिखियो तो वही भिन्न है, या p/q के रूप में लिखियो वही हमारी क्या है? भिन्न है, ठीक है।
तो भिन्न आप सभी को आता है। ठीक, अब आते हैं आगे चलते हैं। तो अब आप देखते हैं भिन्न के प्रकार। अगर मैं भिन्न के प्रकार की बात करूं तो भिन्न के प्रकार होते हैं हमारे कितने, तीन। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा उच्चित भिन्न। कितना आता है हमारा, उच्चित, उच्चित भिन्न। अब इसके बाद आता है हमारा अनुचित भिन्न। क्या आता है, अनुचित भिन्न। अब फिर इसके बाद आता है मिश्रित भिन्न। क्या आता है, मिश्रित भिन्न। क्या आता है, मिश्रित भिन्न। तो भिन्न के प्रकार कितने होते हैं हमारे, भिन्न के प्रकार होते हैं कितने, तीन। कितने होते हैं, तीन। एक होता है उच्चित भिन्न, एक अनुचित भिन्न और एक मिश्रित भिन्न। अब आप एक एक से समझते हैं उच्चित भिन्न क्या होता है। अब उच्चित भिन्न जो होता है जिसमें अंश जो है, अंश जो है हर से क्या होता है, छोटा, है ना। तो अंश जो है हर से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2/3, तो देखो इसका अंश जो हर से छोटा है। और भी एग्जांपल ले लो, 5/7, इसमें देखो इसका जो अंश जो है हर से छोटा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये क्या हमारे एक उच्चित भिन्न है। अब बात करता हूं मैं अनुचित भिन्न की। अब अनुचित भिन्न जो है हमारा क्या है कि इसमें जो अंश है ना, क्या है, जो अंश है वो क्या होता है, हर से बड़ा होता है। उच्चित भिन्न में क्या होता है, अंश जो है हर से बड़ा होता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 5/2। क्या लिखा, 5/2। अब इसमें देखोगे जो क्या है, अंश, अंश जो हर से बड़ा है। जैसे और मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे कि 9/4। तो इसमें भी देखोगे क्या है, अंश जो हर से बड़ा है। तो क्या है, हमारी अनुचित भिन्न है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मिश्रित भिन्न क्या है। अब मिश्रित भिन्न कुछ नहीं है, मिश्रित भिन्न जो है अनुचित भिन्न से ही बना है ना। तो जो मिश्रित भिन्न है हमारा किससे बना है, अनुचित भिन्न से ही बना है। जैसे कि मेरा लिखा है कि 5/2 क्या है मेरा, 5/2 क्या है मेरा, 5/2 एक अनुचित भिन्न। क्या है, ये एक अनुचित भिन्न है ना। क्या एक अनुचित भिन्न है। क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व करके इस प्रकार नहीं ले सकता, किस प्रकार से, 5 में 2 का भाग दोगे तो जितनी बार भाग जाता है उसको पहले लिखते हैं, फिर जो शेष आता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 2 से भाग गया, 5 में जो है 2 से भाग गया 2 बार, शेष बचेगा 1। और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। 2 से 1/2 के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। तो यही हमारी क्या है, एक मिश्रित भिन्न। तो ये हमारी बन गई क्या, मिश्रित भिन्न। क्या कहलाएगी हमारी, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न कुछ नहीं है कि अनुचित भिन्न से ही हमारी जो बनती है मिश्रित भिन्न, है ना। तो ये भिन्न के प्रकार समझे हमने कि उच्चित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, है ना। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें हो गई हैं क्लियर। ठीक है। अब चलो, अब देखते हैं आगे। अब आते हैं हम अपरमेय संख्याओं पर। हमने देखी परमेय संख्या, फिर देखी हमने भिन्न, फिर देखी अपरमेय संख्या। ठीक है। तो अपरमेय, मेरे ख्याल से अपरमेय संख्या पे आने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा और जानकारी लेते हैं ना, थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो थोड़ी और जानकारी लेते हैं। देखो, तो मैंने आपके सामने भिन्न लिखे। अब परमेय संख्याओं के बारे में, अपरमेय पे आने से पहले परमेय संख्याओं के बारे में एक और जानकारी लेते हैं। देखो, तो परमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था पहले कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पढ़ाया था। तो प्राकृतिक संख्या हमारे कहाँ से होती है, एक से लेकर अनंत तक, कहाँ तक होती है, अनंत तक। फिर मैंने आपको पढ़ाई थी पूर्ण संख्या, है ना। क्या पढ़ाई थी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत। फिर मैंने आपको पढ़ाया था पूर्णांक। क्या पढ़ाया था, पूर्णांक। पूर्णांक हमारे माइनस के अनंत से है ना, माइनस के अनंत है ये। क्या है कि माइनस के अनंत से, है ना, प्लस की अनंत तक, है ना। माइनस की अनंत से प्लस की अनंत तक की संख्या कहलाती है हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है। क्या बच्चों, अगर मैं यहाँ पर सभी के नीचे देखो, तो ये प्राकृतिक संख्या अगर मैं नीचे एक लगा दूं, इसके नीचे भी एक लगा दूं, इसके नीचे भी एक लगा दूं, इसके नीचे भी एक लगा दूं, इस तरीके से चलता रहेगा, सभी के नीचे एक एक लग जाएगा।
तो एक ही लगा सकते हैं, एक के अलावा आप कोई और संख्या नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ये बदलनी भी नहीं चाहिए। यानी कि दो में कितने से भाग दूं कि दो ही रहे, तो एक से भाग देना पड़ेगा। तीन में कितने से भाग दूं कि तीन ही रहे, एक से भाग देना पड़ेगा। तो ये बदलने भी नहीं चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी रहेगी? एक ही रहेगी जैसे मैं भाग दूंगा। यानी कि सभी संख्याओं को एक से भाग लगा सकता हूँ, सभी के नीचे एक लगा सकता हूँ। इसी प्रकार मैं यहाँ पे देखो इनके साथ भी एक लगा सकता हूँ, है ना। और इसके देखो यहाँ पे भी देखो इन सभी के साथ भी मैं एक लगा सकता हूँ, ये भी चेंज नहीं होंगी ना, रहेंगी तो भाई। एक से भाग दोगे तो फर्क थोड़ी पड़ने वाला। तो ये मैं सभी के नीचे एक से भाग लगा दिया। तो अब आप देखोगे, तो एक से भाग लगा दिया तो ये पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दी ना, ये हो गया मेरा पी, ये हो गया क्यू। इसमें भी देखो इन सभी संख्याओं, ये मेरा पी हुई, ये मेरा क्यू। इसी प्रकार ये पूर्ण संख्या में देखो, ये मेरा पी, ये मेरा क्यू। इसमें भी देखो, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया, है ना। तो मैंने क्या कर दिया कि प्राकृत संख्याओं को मैंने क्या लिख दिया, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दिया कि नहीं बताओ। पूर्ण संख्याओं को पी बट्टे क्यू रूप में लिख दिया, पूर्णांक संख्याओं को भी मैंने पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दिया। और अभी हमने जो भिन्न पढ़े, भिन्न तो ऑलरेडी जो है पी बट्टे क्यू के रूप में लिखे हो रहते हैं ना। ये भी पी बट्टे क्यू के, देखो पी क्यू, ये भी पी बट्टे क्यू के रूप में, ये भी पी बट्टे क्यू के रूप में, है ना। ये भी पी बट्टे क्यू के रूप में। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी पी बट्टे के क्यू के रूप में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बताइए? तो सिंपल सी बात है। तो अब आपके सामने मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, जिससे आपको चीजें क्लियर हो, है ना। देखो, तुम्हारा एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे रहेगा हमारा परमेय परमेय संख्या, क्या रहेंगी? परमेय संख्या। अब परमेय संख्या जो है हमारी, देखो, तो परमेय संख्या हमने देखा क्या कि प्राकृत संख्याओं को भी मैंने परमेय संख्या के रूप में लिख दिया, लिखा था कि नहीं बताओ। और इसके बाद मैंने जो है इसको पूर्ण संख्याओं को भी मैंने पूर्ण संख्याओं को मैंने परमेय संख्याओं के रूप में लिखा था। इसके बाद मैंने आज क्या बताया था कि पूर्णांक संख्याओं को भी मैंने परमेय संख्या के रूप में लिखा था। और इससे पहले मैंने आपको तीन भिन्न भी बताए थे। जो तीन भिन्न थे वो भी हमारे पी बटे क्यू के रूप में लिखे हुए थे। कौन कौन से? उच्चित भिन्न, है ना, उच्चित भिन्न। एक कौन सा था हमारा? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। एक कौन सा था हमारा? मिश्रित भिन्न, है ना। तो ये सारे हमारे किस रूप में लिखे सकते हैं? पी बटे क्यू। अब जब पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब सभी ये क्या कहलाएंगे? परम संख्या कहलाएंगे। सिंपल सी बात। तो हमारा एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना, ठीक है। तो अब से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि परमेय संख्या क्या है। तो मैंने आपको बहुत सारे डीप में बता दिया, है ना। तो अब चलते हैं आगे। तो परमेय संख्या के बाद आते हैं हम अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या कुछ नहीं, तो सिंपल सी बात देखो। तो इसकी बात करें, परमेय संख्याओं को पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं कि इनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। तो इनको जो है पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते आप, है ना। तो अपरमेय संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा सकता। जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उनको बोलते हैं अपरमेय संख्या। जैसे, तो जो रहती है हमारी, जैसे कि अनुरूढ़ में दो, अनुरूढ़ में तीन, अनुरूढ़ में पांच, ये सारी जो क्या है हमारी अपरमेय संख्या। यानी कि आप नोट करके लिखो कि अनुरूढ़ के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या, क्या? अपूर्ण वर्ग संख्या जो होगी ना, वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी अपरमेय संख्या ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हमारी अपरमेय संख्या ही कहलाएगी, है ना। तो अनुरूढ़ के अंदर कोई भी ले लो, जैसे कि दो लिया, जैसे अनुरूढ़ तीन लिया, ये भी हमारी क्या है? अपूर्ण वर्ग है ना। पांच, है ना, छह, अनुरूढ़ के अंदर सात, अनुरूढ़ के अंदर कितनी? 10। तो ये सारी क्या है? अपरमेय संख्या है ना। क्या है? अपरमेय संख्या। अनुरूढ़ के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या लिखी होंगी तो अपरमेय संख्या कहलाएंगे, समझे। और जैसे कि और भी ले लो कि पाई, तो पाई भी मेरा क्या है? एक अपरमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो पाई को भी हम क्या नहीं कर सकते? पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमेय संख्याओं को दर्शाते हैं क्यू से,
तो अपरमेय संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है कि अपरमेय संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? तो परमेय संख्याओं की मैंने बात की थी, उनको दर्शाते हैं क्यू से, लेकिन अपरमेय को दर्शाते हैं क्यू डैश। ये रहता है हमारा डैश इस तरीके से, तो ये हमारा क्यू डैश से दर्शाई जाती है। ठीक है, तो हमने देख लिया परमेय। अब चलते हैं हम, इसके बाद आती है हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर है उसका क्या नाम है? वास्तविक संख्या। अब आते हैं हम वास्तविक संख्या कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो देखो आप परिभाषा, तो जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जिन जिन संख्याओं को संख्या रेखा को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, है ना, दर्शाया जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इनमें इनमें परमेय परमेय व अपरमेय संख्याएं, अपरमेय अपरमेय संख्या शामिल होती हैं। जब आप परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिला दो तो वे क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, शामिल होती हैं। समझे? तो कुछ नहीं है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके तो उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। या बोल दो आप कि परमेय और अपरमेय संख्या को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाती हैं? वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमारी वास्तविक संख्याओं की परिभाषा होगी, सिंपल सी परिभाषा, है ना। तो वास्तविक संख्या देखी हमने, ठीक है। अब बोलो इतना सा ये बस वास्तविक संख्या? ना जी ना। अब देखो इसको खोलते हैं, कैसे खोलेंगे? अब देखो वास्तविक संख्याओं को हम खोलते हैं, तो हम क्या पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्या, है ना। तो हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या है। तो एक सेकंड रुकिए, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। तो वास्तविक संख्याओं को हम खोलेंगे अभी। हाँ देखो, तो देखो इसको उठाते हैं। देखो हाँ, वास्तविक संख्या, ठीक है, बात करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं हमारा सिर्फ इतना ही नहीं है, वास्तविक संख्याओं के अंदर जो संख्या आती है वो तो देखो, मैंने क्या बोला कि वास्तविक संख्या में अगर मैं परमेय और अपरमेय को शामिल कर लूं, किसको? परमेय और अपरमेय को शामिल कर लिया, है ना। देखो आओ, तो इसमें कौन कौन सी संख्या शामिल होंगी? परमेय अपरमेय, ठीक है। तो इसमें आती हैं कौन कौन सी? एक आती है परमेय संख्या, परमेय, और एक आती है अपरमेय शामिल रहती है, ठीक है, अपरमेय, सिंपल सी बात है। और मैंने परमेय में आपको क्या लिखाया था? परमेय में मैंने आपको बताया था ना कि परमेय में हमारी देखो जो पूर्णांक संख्या उनको भी मैं परमेय में ले सकता हूँ, पूर्णांक संख्या उनको भी परमेय ले सकता हूँ। अब वो लोग बात करते हैं परम पूर्णांक जो संख्या है, पूर्णांक संख्याओं के अंदर हमारी पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक संख्याओं के अंदर हमारी पूर्ण संख्याएं भी आती है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या तो पूर्णांक संख्याओं के अंदर भी आती है। अब देखो पूर्ण संख्याओं के अंदर हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। कौन सी आती हैं? प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, क्योंकि प्राकृतिक एक से स्टार्ट होती है, तो एक से स्टार्ट तो होने वाली संख्या पूर्ण संख्या में भी आती है ना, समझे। तो परमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या में आती है, पूर्ण संख्या में आती है, प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। और क्या आता है परमेय संख्या के अंदर? अभी हमने परमेय संख्याओं को भिन्नों को भी तो लिखा था परमेय संख्याओं के अंदर। तुम्हारे इसमें क्या आते हैं? भिन्न भी आते हैं। और भिन्न भी हमारे कितने प्रकार के हैं? वो भी हमारे कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। और मैंने तीनों प्रकार इसके अंदर आएंगे, इसका मतलब कौन कौन से? उचित, उचित, अनुचित और मिश्रित, है ना। तो मैंने ये आपको सारे बता दिए थे कि कौन से भिन्न क्या होता है, उचित अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या होता है, तो समझे। तो वास्तविक संख्या हमारा वास्तव में देखा जाए तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है, इन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्याओं में परमेय और अपरमेय संख्या क्या रहती हैं? शामिल रहती हैं। और परमेय में पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर पूर्ण भी आती है, पूर्ण के अंदर प्राकृतिक भी आती है,
और परमेय संख्याओं के अंदर भिन्न भी आते हैं, है ना। भिन्नों को भी तो मैंने आपको बताया था ना कि पिवट के रूप में लिखी रहती है, ठीक है। तो ये हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो आई थिंक आपको जो है वास्तविक संख्याओं की परिभाषा जो है समझ आ गई होगी, और आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आया है, क्लियर हुआ है, तो बस एक ही काम करना है आपको कि वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, जैसे कि आपके दोस्तों को भी क्या मिले, इसकी सहायता मिले, है ना, पढ़ाई में। तो चलिए, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।